नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक बहुत ही शानदार और रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण की। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे बनाने में सालों लग गए, जिसमें देश के हर एक कोने की आवाज शामिल की गई और जो आज भी हमारे इतने विशाल और विविध देश को एक साथ बांध कर रखता है। तो चलिए इस खूबसूरत कैलीग्राफी के साथ शुरू हुई एक नए गणराज्य के भविष्य की कहानी को समझते हैं। तो इतिहास की गहराइयों में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ कुछ पन्नों की कोई आम किताब नहीं है। ये किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है, एकदम अल्टीमेट रूल बुक, जो ये तय करती है कि सरकार काम कैसे करेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत में कोई भी इंसान, कोई भी बड़ा नेता और यहाँ तक कि कोई भी नया कानून इस संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। ये हम सबको एक साथ जोड़े रखने वाला सबसे मजबूत धागा है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो था नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में, जब एम.एन. रॉय ने सबसे पहली बार एक संविधान सभा या असेंबली की मांग रखी थी। उस वक्त ये सिर्फ एक आइडिया था, लेकिन इस आइडिया को ऑफिशियली मनवाने में पूरे 6 साल लग गए, जब 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इसे स्वीकारा। और फिर फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो मंच तैयार हुआ जिसे हम 1946 की संविधान सभा कहते हैं। सोचिए, 1934 का वो एक छोटा सा विचार 1946 में जाकर हकीकत में बदल गया। अब इस नंबर पे गौर करिए, 389। 1946 की संविधान सभा कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी। जुलाई 1946 में इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए चुने गए इन 389 सदस्यों के कंधों पर पूरे के पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी थी। मतलब इमेजिन करके देखिए कि इतने सारे अलग अलग विचारों, अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोगों का एक ही छत के नीचे आना कितना बड़ा और ऐतिहासिक पल रहा होगा। और ये रिप्रेजेंटेशन कितना डाइवर्स था, ये आप इस ब्रेकडाउन से समझ सकते हैं। इन 389 मेंबर्स को बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से बांटा गया था। 292 मेंबर्स सीधे ब्रिटिश प्रांतों से आए, 93 देसी रियासतों से थे और 4 मेंबर्स मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से चुने गए थे। एक तरह से ये पूरे भारत का एक छोटा रूप था। हालांकि यहाँ ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि देश के दर्दनाक विभाजन के बाद इस असेंबली की टोटल मेंबरशिप घटकर 299 रह गई थी। आइए अब उस ऐतिहासिक हॉल के अंदर चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ। तारीख थी 9 दिसंबर 1946। ये वो दिन था जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई और सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी या टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को लीडरशिप परमानेंट हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। सिर्फ 2 दिनों का ये अंतर दिखाता है कि असेंबली ने कितनी तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया था। इसी कड़ी में 13 दिसंबर 1946 को एक बहुत ही गेम चेंजिंग घटना घटी। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू का वो सबसे अहम योगदान सामने आता है, जब उन्होंने सभा के सामने एक विजन रखा जिसे उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस आज़ाद भारत का सपना था जिसे वो सब मिलकर बनाने जा रहे थे। और पता है, यही वो प्रस्ताव है जिसने आगे चलकर हमारे संविधान की आत्मा यानी हमारी प्रस्तावना या प्रिएम्बल की नींव रखी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने सारे विचारों, इतनी बहसों को एक लीगल डॉक्यूमेंट का रूप देगा कौन। इसके लिए 29 अगस्त 1947 को एक बेहद क्रूशल कमेटी बनाई गई, प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, और इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर अम्बेडकर का जो योगदान रहा है ना, वो बिल्कुल अद्वितीय है। ये उनकी दूरदर्शिता और कमाल की कानूनी समझ ही थी जिसने इस पूरे प्रोसेस को एक ठोस आकार दिया। सही मायनों में वही इस महान दस्तावेज के मुख्य वास्तुकार थे। अब जरा इस नंबर को देखिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये कोई छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है। लगभग 3 सालों तक बिना थके लगातार बहस, चर्चा और जबरदस्त बौद्धिक परिश्रम का दौर चला। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है यार, ये उन निर्माताओं के डेडिकेशन और कड़ी मेहनत का सबूत है जिन्होंने आज़ाद भारत के लिए एक परफेक्ट ढांचा तैयार करने में अपनी जिंदगी के लगभग 1000 दिन पूरी तरह से समर्पित कर दिए। इस पूरी जर्नी को हम 3 बहुत ही अहम पड़ावों में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, काम की शुरुआत हुई 9 दिसंबर 1946 को।
फिर सालों की कड़ी मेहनत के बाद आया स्टेप 2, 26 नवंबर 1949, जब संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और उसे अपना लिया गया। और फिर फाइनल स्टेप, 26 जनवरी 1950, जब इसे ऑफिशियली पूरे देश में लागू कर दिया गया और इसी के साथ भारत बन गया एक पूर्ण गणराज्य। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब संविधान नवंबर 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था, तो फिर इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया गया? इसका एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक कारण है। दरअसल 1930 में इसी दिन यानी 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज या कह लीजिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई थी। तो बस उसी ऐतिहासिक संघर्ष और उस खास दिन को ट्रिब्यूट देने के लिए 1950 में इसी तारीख को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। है ना कमाल का फैक्ट? चलिए अब देखते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट सामने आया वो कितना विशाल था। जो दस्तावेज बनकर तैयार हुआ वो कोई आम कानून की किताब नहीं थी, वो एक मास्टरपीस था। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। इसके ओरिजिनल ड्राफ्ट में 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी। मतलब इतने बड़े और डाइवर्स देश का हर एक अधिकार, हर एक नियम इस एक दस्तावेज के अंदर बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया था। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात बताऊं, दुनिया का ये सबसे बड़ा लिखित संविधान किसी प्रिंटिंग प्रेस या टाइपराइटर से नहीं छापा गया था। जी हाँ, ये पूरी तरह से एक हस्तलिखित यानी हाथों से लिखा गया ओरिजिनल संविधान था। इसके पन्नों पर जो आप ये सुनहरे बॉर्डर और बेहद खूबसूरत कैलीग्राफी देख रहे हैं ना, इसके हिंदी वर्जन को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। ये इसे सिर्फ एक कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि कला का एक अद्भुत नमूना बना देता है। ओके, तो अब तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक छोटा सा क्विक टेस्ट करते हैं, देखते हैं फैक्ट्स कितने याद रहें। सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं ए 15 अगस्त 1947, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 जनवरी 1950 या डी 11 दिसंबर 1946। सोचिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। यही वो दिन था जब ये महान सभा पहली बार एक साथ बैठी थी। अगर आपने सही गैस किया तो बहुत बढ़िया। चलिए एक और सवाल लेते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट प्रेसिडेंट किसे चुना गया था? ध्यान रहे, हम टेम्पररी नहीं बल्कि 11 दिसंबर को चुने गए परमानेंट प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर BR अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी सच्चिदानंद सिन्हा। एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही इस ऐतिहासिक असेंबली के स्थायी अध्यक्ष बने और जैसा कि हम सब जानते हैं बाद में वो आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। और अब आज का आखिरी टेस्ट, जो शायद इस पूरी प्रोसेस की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी के बारे में है। अगस्त 1947 में बनी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? क्या वो ए नेहरू थे, बी पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी डॉक्टर BR अंबेडकर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर BR अंबेडकर। इस पूरे प्रोसेस के सबसे मुख्य विजनरी वही थे जिन्होंने इस महाकाव्य जैसे दस्तावेज को एक मजबूत कानूनी ढांचा दिया। तो कुछ इस तरह हमारे इस महान दस्तावेज का निर्माण हुआ। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, ये सर्वोच्च कानून 1950 में बनकर तैयार हुआ था, राइट? लेकिन आखिर इसकी वो कौन सी खास विशेषताएं हैं जो इसे आज भी 21वीं सदी में 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को इतनी कामयाबी से मार्गदर्शन करने के लिए इतना पावरफुल बनाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें संविधान की असली ताकत को गहराई से समझने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।